हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर वर्क्स। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्लैब में इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, क्या क्या उसमें डिस्क्रिप्शंस और जो बार्स थी वो कौन कौन सा यूज़ किया गया है, मेन बार कौन सा यूज़ किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो मेन बार यूज़ किया है वो 10 mm का है और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 10 mm का है। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे और उसकी लोड आने पे। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बेंट अप कैसे किया जाता है। तो इसमें बेंट अप करने के लिए, क्रैंक करने के लिए आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मीटर का होना चाहिए। ये आपका वैसे जो बेंट अप की लेंथ होती है वो होती है 15 डी की। सो 15 जैसे जो भी आपका सरिया है उसको डी से 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिनिमम उतनी आपको बेंट अप लेंथ देना ही पड़ेगी बोथ साइड ऑफ अ बीम। तो हम बेंट अप देते ही क्यों हैं? तो बेंट अप देने का मेन कारण होता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। जब भी हमारा जो सपोर्ट्स होता है वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है, फिर हॉगिंग मूवमेंट होती है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम पहले से ही उसको बेंड कर देते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि एक एक्शन हो जाता है और एक रिएक्शन हो जाता है। तो जब भी इसके ऊपर जब नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आएगी सपोर्ट्स पे, तो ये जो हम बेंट अप बार्स हमने पहले से बेंड किए हुए हैं तो वो रेजिस्ट कर देगा, उस फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो उस रीज़न के लिए हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रोकने के लिए, जो बेंडिंग मूवमेंट होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए बेंट अप या फिर क्रैंक बार डालते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्रैंक बार डाल रहे हैं वो ऑल्टरनेटिव में डाल रहे हैं, मतलब एक छोड़ के एक। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी इसी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और इससे ये करने का फ़ायदा होगा कि हमारा जो चारों साइड में जो बीम है, सपोर्ट है, वो नेगेटिव बेंडिंग प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डाई है, डाई के थ्रू हमने इसको बेंट अप किया है। अब यही प्रोसेस हम चारों तरफ करेंगे और हर तरफ हम क्रैंक बार का यूज़ करेंगे और क्रैंक करेंगे जो भी हमारी जो ऊपर की तरफ हमारी जो बार्स आएंगे ऑल्टरनेटिवली। तो अब मेरे को एक लेमन लैंग्वेज में किसी को बताना हो तो कि हम क्रैंक क्यों करते हैं, बेंट अप क्यों करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कि ये हमारी बीम्स है चारों तरफ। अब मान लीजिए ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया चारों तरफ और बीच में एक मान लो पेपर रखा हुआ है, ठीक है। अब पेपर के ऊपर अगर हम कुछ सेंटर में रखते हैं तो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब आपको जैसे यू होता है, यू की तरफ वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब यू शेप बनेगी उस पेपर की। तो जो यू शेप बन रही है, जो सेंटर बन रहा है, वो होती है हमारी सैगिंग, मतलब वो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ हमने रखा है, वो नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, मतलब झुक रहा है। तो उससे क्या होता है, जो नेगेटिव मतलब जो हमारी वहाँ पे सैगिंग हो रही है जिसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, और जो हमारे सपोर्ट्स हैं, मतलब वो जो पेपर था वो बीच में, तो यू जो शेप बनी थी हमारी पेपर की, यू शेप जो पेपर की बनी थी, तो बीच में तो वो बेंड हो रहा था बीच में। अब जो कोने हैं वो उसके उठ रहे थे, तो जो कोने ऊपर की तरफ उठ रहे थे वो वहाँ पे हो रही थी हॉगिंग। तो हॉगिंग जब होती है तो वो होती है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो जो हमारी शेयर फोर्स होती है सपोर्ट्स में, उसको भी रेजिस्ट करने के लिए जो हमारे क्रैंक्स हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो डिफरेंट रीजंस होते हैं हमारे क्रैंक करने के, उसका नंबर 1 रीज़न है टू रेजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है हमारा सपोर्ट्स की तरफ, उसको रेजिस्ट करने के लिए। उसके बाद जो हमारी शेयर फोर्स होती है, शेयर फोर्स क्या होती है, जैसे एक बेंडिंग मूवमेंट होती है और एक शेयर फोर्स होती है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो लोड है जब चेंज होता है, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट चेंज होती है, वहाँ पे जो आपकी शेयर फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जैसे वो सैगिंग से हॉगिंग की तरफ जाएगी हमारी बेंडिंग मोमेंट, तो वहाँ पे शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। तो जब शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा होता है, हम अगर क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं तो वो हेल्प करता है हमारे जो स्टील लगना है स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में स्टील लगना था वो हमारा क्रैंक बास बेंट अप डालने की वजह से वो कम लगेगा। अगर वो कम लगेगा तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ओवर इन्फोर्स नहीं बनेगा। अब ओवर इन्फोर्स्ड, अंडर इन्फोर्स आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पता है तो ओवर इन्फोर्स होता है कि अगर वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, वहाँ पे अगर आप सरिया ज़्यादा डाल देते हैं तो वो ओवर इन्फोर्स हो जाता है, और अगर आप कम डालते हैं तो अंडर इन्फोर्स हो जाता है, और आप बराबर में डालते हैं उसको बैलेंस कहते हैं। तो जो हमारा IS कोड होता है वो कहता है हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ये तो बैलेंस्ड होना चाहिए या तो अंडर इन्फोर्स्ड होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हमारा अगर स्टील ज़्यादा अमाउंट में रहता है किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे स्लैब का हम क्रैंक बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम स्टील ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रिटल फेलियर होता है। क्योंकि जब भी ओवर इन्फोर्स
हमारा स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे स्टील ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे क्रैक्स आता नहीं है और बंदों को पता नहीं चलता। जो भी इंसान वहाँ पे बैठे होंगे, ह्यूमन लाइफ जो थी वो रिस्क में रहती है, क्योंकि कभी भी वो स्ट्रक्चर गिर सकता है विदाउट एनी वार्निंग। वार्निंग का मतलब यहाँ पे है क्रैक्स है। तो अगर क्रैक्स ही नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रक्चर स्टेबल है अनस्टेबल है। तो अगर वो स्ट्रक्चर ओवर इन्फोर्स हुआ तो एकदम से वो बिल्डिंग नीचे को कोलैप्स कर जाएगी और आपको मौका भी नहीं मिलेगा वहाँ से रेस्क्यू होने के लिए। ठीक है। उसके अलावा एक और रीज़न रहता है, नंबर 5 रीज़न, वो है इकोनॉमी ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर हम क्रैंक बार प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ये बेनिफिट भी रहता है कि जो हमारी स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसमें सरिया कम लगेगा। सरिया कम लगने की वजह से क्या होगा, जो हमारा जो मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो कम रहेगी, लेबर कॉस्ट कम रहेगी, मटेरियल कॉस्ट कम रहेगी और मैन पावर मशीनरी भी कम यूज़ होगी। इससे जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत कम रहेगी। ठीक है। अब ये रहा आपका एक्स्ट्रा बार्स। अब एक्स्ट्रा बार्स जो हैं वो बेंट अप बार के ऊपर प्रोवाइड किए हैं, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा। तो ये एक्स्ट्रा बार्स भी इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि जहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो या फिर शेयर फोर्स हो, तो वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करते हैं तो वो और हेल्प करती है आपकी रेजिस्टेंस में। एक्स्ट्रा बार्स आपकी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स होती हैं, आपकी लोड कितना आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑप्शनल होते हैं एक तरह से, बट हाँ जहाँ पर रिकमेंडेड होंगे वहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा बार डालना पड़ेंगे। यहाँ पर हमारा छज्जा नहीं था तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो बीम है वहाँ तक ही एक्सटेंड रखा है अपना। अब हम दूसरी तरफ भी जो है क्रैंक्स प्रोवाइड करेंगे चारों तरफ। इससे ये क्या होगा, जो हमारी बीम है चारों तरफ से जो स्लैब को है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगी। इससे जो हमारा स्ट्रक्चर है बहुत स्टेबल रहेगा। देखिए अब हम इस तरफ भी क्रैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रैंक्स हमें ऑल्टरनेटिव करने होते हैं। अगर एक ही जगह, जो रूल कहता है कि जो आपके क्रैंक्स है वो एक जगह 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हम एक छोड़ के एक क्रैंक करते हैं ताकि जो हमारी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वो अच्छी तरह से रजिस्ट हो सके, और ऑल्टरनेटली वो एक के बजाय एक में रजिस्ट हो जाए, ताकि जो भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बनती है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए इन क्रैंक्स के अंदर ही, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल बने और फेलियर ना हो। ठीक है। इसी के साथ देखिए एक्स्ट्रा बार्स किए हमने, ऑल्टरनेटिव डाले, ऊपर एक्स्ट्रा बार, नीचे ऑल्टरनेटिव में क्रैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जब भी स्ट्रक्चर बनाना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्यों, किस चीज़ का मतलब क्या होता है और क्यों हम उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए आपको मैं चारों तरफ दिखा रहा हूँ किस तरह से हमने क्रैंक्स प्रोवाइड किए ऑल्टरनेटली, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं एज ए साइट इंजीनियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट